हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम आपके एबीएफएम का जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपका एबीएम और बीएफएम का पेपर हुआ है, उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखने के बाद आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हाई लेवल रहेगा। ठीक है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका क्या रिजल्ट था अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम तो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसमें से कौन सी वन ऑफ द मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उसी के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं, और जब आप ये एमसीक्यू करोगे तो वो टाइम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल हम रिवाइज करेंगे ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सको। सो आप ज़रूर ये रिवाइज करिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स में इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दूसरा है टीम वर्क नीड्स, तीसरा है सेफ्टी नीड्स, चौथा है फिजियोलॉजिकल नीड्स और पांचवा है सेल्फ एस्टीम नीड्स। सो आपको इसका आंसर देना है स्टूडेंट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन 2, टीम वर्क नीड्स जो है ना वो मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स में नहीं आती। बाकी सभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड्स आते हैं। तो अभी पहले तो समझिए कि मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स होता क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, उन्होंने एक ऐसा थियरी बोला है जिसमें जो ह्यूमन के वांट्स और डिज़ायर्स है ना, ह्यूमन के वांट्स और डिज़ायर्स है उसके बेसिस पे ह्यूमन का बिहेवियर हमेशा इम्पैक्ट होता है। जो भी ह्यूमन के अनसेटिस्फाइड नीड्स है ना, जो भी उनके विशेस, जो भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उन्हीं के बेसिस पे ह्यूमन का बिहेवियर इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो क्या क्या नीड्स की हायरार्की होनी चाहिए उसके हिसाब से ये उन्होंने कहा है। ठीक है, सो इसमें सिर्फ टीम वर्क नीड्स नहीं आते, बाकी सभी इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Which one of the following is incorrect regarding Douglas McGregor's theory X assumption? डॉगलास मैकग्रेगर ने एक अजम्पशन थियरी दी थी जिसमें दो टाइप के थियरीज थे। ठीक है, थियरी एक्स और थियरी वाई। तो उसमें से थियरी एक्स में से ही वन ऑफ द ऑप्शन कौन सा नहीं है। पहला है ह्यूमन बीइंग अवॉइड्स एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है सेल्फ सेंटर्ड एंड इंडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, तीसरा है नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड लैक्स क्रिएटिविटी, चौथा है बाय नेचर रेजिस्ट चेंज ऑफ एनी टाइप, और पांचवा है पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। सो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये थियरी एक्स के अजम्पशन में नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले आपको समझना होगा कि थियरी एक्स होता क्या है और थियरी वाई में क्या होता है। देखिए, थियरी एक्स के अजम्पशन में ना सब निगेटिव चीज़ें बोले हैं डॉगलास मैकग्रेगर ने। ठीक है, थियरी एक्स क्या बोलता है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग हमेशा लेजी रहता है नेचर के लिए, मतलब जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा बाय नेचर लेजी रहता है। ठीक है, और वो अपना काम जितना लेजी वे में हो सके उतना लेजी वे में करता है। ठीक है, अपनी हमेशा इच्छा की वजह से, इच्छा के अकॉर्डिंगली वो करता है, ज़रूरी नहीं वो हमेशा अपना बेस्ट ही दे दे। ठीक है, और वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता है। ठीक है, वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसका ज़्यादा बड़ा एम्बिशन नहीं होता है, उसकी वजह से उसके पास मोटिवेशन ही नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो डिसलाइक करता है, उसकी वजह से वो काम ठीक से नहीं करता, और ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट भी नहीं होता और क्रिएटिविटी भी लैकिंग करता है। ठीक है, और वो हमेशा हर एक नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। ये सभी चीज़ें बोली थी थियरी एक्स में। ओके, तो ये सभी निगेटिव चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो थियरी एक्स के अजम्पशंस अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो जितने भी ऑप्शंस में निगेटिव चीज़ें हैं ना वो आएंगी थियरी एक्स में। और थियरी वाई क्या बोलता है, थियरी वाई एग्जैक्टली थियरी एक्स का ऑपोजिट है। तो जब जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो सभी आती है डॉगलास मैकग्रेगर के थियरी वाई में। थियरी वाई बोलता है कि हमेशा जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने काम को एज अ प्ले की तरह लेते हैं, एज एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट में वो काम करना पसंद करते हैं,
और वो फेवरेबल वे में काम करते हैं, ठीक है, और वो अपना बेस्ट दे के काम करते हैं। टिल वो खुद से सेटिस्फाई जब तक नहीं होते तब तक सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, फिर भी अपने काम में क्रिएटिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, और हमेशा पैशनेट रहते हैं। उनकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन इतना अच्छा रहता है कि वो अपने काम में अपना बेस्ट देते हैं। तो ये सभी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना स्टूडेंट्स, जो कि अभी यहाँ पे ऑप्शन 5 में भी आपको वही दिखाया है, पीपल हैव कैपेसिटी टू एक्सरसाइज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो ये डॉगलास मैकग्रेगर ने थियोरी वाई में बोली है। तो थियोरी एक्स में जितने भी अजम्पशंस है वो नेगेटिव है, थियोरी वाई में पॉजिटिव है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ थियोरी एक्स और थियोरी वाई, तो अगर निगेटिव है तो थियोरी एक्स वाले हैं, पॉजिटिव है तो थियोरी वाई वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थियोरी इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन एंड बिहेवियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट, ठीक है। तो ये तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग मैनेजमेंट के थियोरी दिए थे, ठीक है। तो उसमें फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था मोटिवेशन हाइजीन थियोरी, ठीक है, जो कि मोटिवेशन और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन के पे बेसिस पे डिपेंड है। सो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो मोटिवेशन हाइजीन थियोरी में जो भी स्टेटमेंट्स है तो कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया गया हुआ फॉलो नहीं करता। सो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थियोरी। ऑप्शन 2 है मोटिवेशन फैक्टर्स आर चैलेंजिंग वर्क रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मोटिवेशन हाइजीन थियोरी है उसमें से मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या क्या आता है बोला है, ऑप्शन 2 में चैलेंजिंग वर्क रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन 3 है हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। फिर ऑप्शन 4 बोल रहा है इफ़ हाइजीन फैक्टर्स आर एब्सेंट स्टिल दे डू नॉट रिजल्ट इन डीमोटिवेशन। और ऑप्शन 5 बोलता है रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन इज द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको डेटा दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मोटिवेशन हाइजीन थियोरी है ना फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का उसमें नहीं आता, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको देना है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हाइजीन फैक्टर्स अगर एब्सेंट है तो वो दे स्टिल डू नॉट रिजल्ट इन डीमोटिवेशन, ठीक है। ओके, बाकी सब तो ये आएगा नहीं मोटिवेशन हाइजीन थियोरी में। एक्चुअली मोटिवेशन हाइजीन थियोरी में आता क्या है पता है स्टूडेंट्स, हाइजीन फैक्टर्स अगर एब्सेंट रहेंगे ना तो वो डीमोटिवेशन को लीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे उल्टा बोला गया है कि डीमोटिवेट नहीं करते, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे बोलना चाहिए था कि वो डीमोटिवेशन में रिजल्ट करते हैं हाइजीन फैक्टर्स अगर एब्सेंट रहेंगे तो, ठीक है। तो फिर वो भी आ जाता है इसमें। तो अभी समझते स्टूडेंट्स पहले है कि मोटिवेशन हाइजीन थियोरी होता क्या है। देखिए, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने जो मोटिवेशन हाइजीन थियोरी बोला वो पर्सन के जो भी नीड्स जो है ना सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई होते हैं उसके बेसिस पे बोला है। मोटिवेशन मतलब ऐसे फैक्टर्स, उन्होंने जो नीड्स है ना वो 2 टाइप में डिवाइड किए, एक तो है मोटिवेशनल नीड्स और एक है हाइजीन नीड्स। तो मोटिवेशन नीड्स क्या है कि जो भी एक पॉजिटिव वाले सेटिस्फैक्शन देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो पॉजिटिव वे में सेटिस्फैक्शन देते हैं। और हाइजीन नीड्स क्या होता है कि अगर वो प्रेजेंट रहेंगे ना तो मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो डीमोटिवेट ज़रूर करते हैं, ठीक है। ठीक से समझे स्टूडेंट्स, हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर प्रेजेंट है तो मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एब्सेंट है तो वो आपको ज़रूर डीमोटिवेट करेंगे। अभी समझते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स है। देखिए, जैसे कि पहला स्टेटमेंट तो बोला गया था सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर थियोरी बोलती है, ऑब्वियसली क्योंकि मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर्स को ही सेटिस्फाइंग फैक्टर और डिससेटिस्फाइंग फैक्टर में डिवाइड किया है, ठीक है। फिर मोटिवेशन फैक्टर्स कौन से बोले गए हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स आर चैलेंजिंग वर्क रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट है तो एक पॉजिटिव वे में सेटिस्फैक्शन देते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको चैलेंजिंग वर्क दिया जाए तो आप एक उसको पॉजिटिव वे में लोगे कि हम उसको ठीक से करेंगे, रिकग्निशन दिया जाए आपके अच्छे काम के लिए तो आप नेक्स्ट टाइम और अच्छे से काम करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करोगे, ठीक है। और अभी हाइजीन फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। हाइजीन फैक्टर्स है स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। तो देखो, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना जो कि अगर प्रेजेंट होते तो इतना ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं करते। जॉब सिक्योरिटी हो, स्टेटस हो, सैलरी हो, फ्रिंज बेनिफिट्स हो। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये अगर प्रेजेंट है तो मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर ये फैक्टर एब्सेंट है
तो ये आपको ज़रूर डीमोटिवेट करेंगे। अगर आपको सैलरी नहीं दी जाए काम करने के लिए तो आप डीमोटिवेट होंगे ना। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो भी आप डीमोटिवेट होंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है, फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं है तो भी आप डीमोटिवेट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको अभी समझा होगा स्टूडेंट्स की मोटिवेशन हाइजीन थियरी होता क्या है, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो क्या बोला है, रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन इज द टॉप मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, ठीक है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एक पर्सन के लिए रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर उसको उसके काम में, उसके जॉब में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे बेस्ट वे में काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर है रिस्पेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको समझा स्टूडेंट। यहाँ पे ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम एडवर्ड्स डेमिंग laid down 14 principles of total quality management. Which among the following is not one of it? ठीक है। तो विलियम एडवर्ड डेमिंग ने 14 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे स्टूडेंट्स तो आपको वो 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिर्फ आपको मेन कीवर्ड याद रखना है, पूछेंगे तो वहीं से पूछेंगे, बाकी कहीं से नहीं पूछेंगे, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए तो उसमें से कौन सा ये वन ऑफ द प्रिंसिपल नहीं है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, सेकंड ऑप्शन है सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल अराउंड इम्प्रूवमेंट, चौथा है एनकरेजिंग एजुकेशन और पांचवा है सिस्टम्स थिंकिंग, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिस्टम्स थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग ये 14 प्रिंसिपल जो बताए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के डेमिंग ने, उसमें नहीं आता, ये बाकी के सभी आते हैं, ओके। कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस क्या होता है, देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस मतलब आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हमेशा के लिए डेवलप करने के लिए ना एक पर्पस की कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को यही नहीं बताओगे कि क्या पर्पस है, वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली मोटिवेट होकर कैसे काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर आप प्रोडक्ट वाले बिजनेस में हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज बेस्ट करनी है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप इंस्पेक्शन पे ही डिपेंड रह के क्वालिटी बेस्ट करो, ठीक है। तो सीजिंग मतलब जो इंस्पेक्शन पे आपका डिपेंडेंस है ना क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इंस्टेड आप प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करके उसे बेस्ट बनाओ। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल राउंड इंप्रूवमेंट। वही आपको प्रोडक्ट वाला बिजनेस है या जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो ऑल राउंड इंप्रूवमेंट पे आपको फोकस करना है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और फिर फोर्थ ऑप्शन है इनकरेजिंग एजुकेशन। येस, आपको जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी वर्कर्स है, जो भी वो बिज़नेस में आपके लिए काम कर रहे हैं बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, चाहे प्रोडक्ट बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, सर्विस बिजनेस हो, तो उनको आपको ठीक से एजुकेट करना है कि किस वे में उनको काम करना है ताकि वो बेस्ट वे में काम करके आपका बिजनेस आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप टेक्स्ट बुक पे जाके देखोगे, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो उसमें भी हमने ये सब एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटर सिंगर डिफाइंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड गिवन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो HRM का जो सब्जेक्ट है ना इलेक्टिव का, जिन्होंने HRM लिया था, जो प्रीवियस एग्जाम था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। कुछ टॉपिक्स ना ये सिमिलर है, ये 1-2 सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो थोड़े से ओवरलैप हो जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ना वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो 5 प्रिंसिपल्स बोले गए हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल मास्टरी, सेकेंड है सिस्टम अडॉप्टिंग, तीसरा है मेंटल मॉडल्स, चौथा है टीम लर्निंग और पांचवा है शेयर्ड विजन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, सिस्टम्स अडॉप्टिंग। सिस्टम अडॉप्टिंग वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अभी पहले समझते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को
कुछ टास्क दिए जाते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। लर्निंग का नाम से ही पता चलता है कि उनको कुछ नई चीज़ सीखनी है और वो सीख के खुद को डेवलप करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है। तो कुछ टास्क दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने दिए जाएंगे और उनका बिहेवियर देखा जाएगा कि वो किस वे में काम कर रहे हैं, किस वे में खुद को डेवलप करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी 5 प्रिंसिपल्स है स्टूडेंट्स लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के? पहला है पर्सनल मास्टरी, दूसरा प्रिंसिपल है शेयर्ड विजन, फिर तीसरा प्रिंसिपल है मेंटल मॉडल, चौथा प्रिंसिपल है टीम लर्निंग और पांचवा प्रिंसिपल है जो हमने यहाँ पे नहीं दिया था ऑप्शन में, वो है सिस्टम्स थिंकिंग, ठीक है, सिस्टम थिंकिंग। तो ये 5 प्रिंसिपल है जिनके बेसिस पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल मास्टरी मतलब हर एक पर्सन अपना बेस्ट दे के कैसे वो टास्क कंप्लीट करेगा। फिर मेंटल मॉडल, हर एक का अपना खुद का मेंटल मॉडल होगा, अपने अपने हिसाब से वो करेगा अपने बेस्ट वे में। फिर टीम लर्निंग, साथ में काम करेंगे तो टीम लर्निंग भी सीखेंगे। शेयर्ड विजन, यस, एक विजन शेयर करके वो काम करेंगे ना। विजन मतलब हमने ये टेक्स्ट बुक के चैप्टर में कवर किया है, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है। तो आपको चाहिए तो आप वो लेक्चर देख सकते हो स्टूडेंट्स। विजन और मिशन क्या होता है, तो एक शेयर्ड विजन में जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय एक साथ आके काम करते हैं तो एक तरीके का डेडिकेशन क्रिएट हो जाता है और उनको पता रहता है कि उनको किस वे में काम करना है। एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है। और सिस्टम्स थिंकिंग मतलब जिस वे में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो अपने खुद के ईगोज़, पर्सनल साइलोस साइड में रख के आपको सिस्टम के लिए थिंक करके काम करना है, ठीक है। तो ये है पीटर सेंगे ने दिए हुए 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, सिस्टम अडॉप्टिंग, इसमें नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर सम बिजनेस मॉडल्स दैट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो टू ग्रो देयर बिजनेस, ठीक है। तो ये कुछ बिजनेस मॉडल्स है स्टूडेंट्स, ये भी हमने चैप्टर पढ़ाया है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल्स है जो कि जहाँ से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में नहीं पूछा गया था लेकिन इस टाइम डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलग अलग जो टॉप पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो अलग अलग मॉडल्स फॉलो करते हैं। तो इनमें से आपको ऑड वन आउट देना है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। फर्स्ट देखिए कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल जो कि फॉलो करता है IBM। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉफिट पिरामिड मॉडल जो कि बोला है जनरल मोटर फॉलो करता है। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट मॉडल जो कि HP कार्ट्रिजेस कवर करता है। फिर चौथा है स्विच बोर्ड मॉडल जिस पे कौन चलता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट चलता है, ऐसा बोला है। और पांचवा है डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल जो कि माइक्रोसॉफ्ट फॉलो करता है, ऐसा बोला है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वो मॉडल फॉलो नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट मॉडल, जो कि उन्होंने बोला है HP कार्ट्रिजेस फॉलो करता है लेकिन ये HP कार्ट्रिजेस फॉलो नहीं करता। देखिए सबसे पहले तो यही से स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मॉडल फॉलो अगर HP कार्ट्रिज नहीं करता तो कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट मॉडल फॉलो करता है स्टूडेंट्स यूट्यूब, गूगल, ठीक है, ये फॉलो करते हैं। मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज देते हैं, ठीक है। दे ऑफर बेसिक प्रोडक्ट्स एंड फ्री मेक मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो वो अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट दे के पैसे कमाते हैं, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट मॉडल फॉलो कौन करता है? यूट्यूब और गूगल। और HP कार्ट्रिजेस कौन सा मॉडल फॉलो करता है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये मल्टी कॉम्पोनेंट मॉडल फॉलो करता है, ठीक है। जो HP कार्ट्रिजेस है वो एडवर्टाइजमेंट मॉडल फॉलो नहीं करता, वो मल्टी कॉम्पोनेंट मॉडल फॉलो करता है। मतलब अलग अलग कॉम्पोनेंट के मॉडल फॉलो करता है। उसके कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे है और कुछ है जो हाई प्रॉफिट मेकिंग बेसिस पे है। जैसे कि कुछ उसके HP कार्ट्रिजेस के कुछ मॉडल्स है जो कि बहुत नॉमिनल इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें उसका कुछ प्रॉफिट नहीं, लेकिन वो बस मार्केट में अपना एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स बेसिस बढ़ाने के लिए वो कर रहा है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस तो करेक्ट है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखो, कंसल्टिंग सर्विस मॉडल IBM फॉलो करता है, येस, एक तरीके के कंसल्टिंग सर्विसेज देता है वो। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल कौन फॉलो करता है? जनरल मोटर्स, येस, क्योंकि वो लो प्रोडक्ट। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल मतलब क्या कि इनिशियली कस्टमर्स को कम प्राइस में प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और जैसे जैसे कस्टमर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं फिर उनको महंगे में प्रोडक्ट बेचता है। ये है प्रॉफिट पिरामिड मॉडल जो कि फॉलो करता है जनरल मोटर्स, सॉरी। फिर स्विच बोर्ड मॉडल,
जो कि कौन फॉलो करता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। स्विच बोर्ड मॉडल क्या करता है स्टूडेंट्स, वो अपने बिजनेस में, अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरमीडिएटरीज रहते हैं ना, थर्ड पार्टीज, उनको कनेक्ट होके उनके थ्रू बिजनेस करता है। ठीक है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट आप देखोगे तो अलग अलग सेलर्स, अलग अलग बायर्स उसमें कनेक्टेड है। तो उसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट खुद के पॉकेट से कुछ नहीं बेच रहे, उसमें सेलर्स और बायर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो सेलर्स अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बायर्स अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बीच में स्विच बोर्ड का काम कौन कर रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वो अपना बीच में से कमीशन ले रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल है डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट फॉलो करता है। इसमें क्या होता है डी फैक्टो इंडस्ट्री मॉडल में, कि इनिशियली आपको फ्री प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं बहुत कम कॉस्ट में, और जैसे जैसे पीपल डिपेंडेंट हो जाए, मार्केट शेयर बढ़ने लगे, मार्केट धीरे धीरे आपके ब्रांड से सैचुरेट होने लगे ना, तो बाद में वो कॉस्टली और हाई एंड वाले प्रोडक्ट्स आपको देना, हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स देना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का पहले तो MS ऑफिस फ्री आता था, ठीक है, फ्री वर्जन आपको पहले तो उसका आदत बनाया उसने, फिर धीरे धीरे आप उस पर, उसकी इतने सॉफ्टवेयर पे आप डिपेंड हो कि आपको बाद में वो हाई एंड वाले सॉफ्टवेयर पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो है डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझा ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एडवर्टाइजमेंट मॉडल, और HP कार्ट्रिजेस इनकरेक्ट वाला पेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा वन ऑफ द एलिमेंट नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरी होना, पता होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कौन से इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, सेकंड है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, थर्ड है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फोर्थ है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, और फिफ्थ है स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टूडेंट्स कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है। तो कौन से बाकी के एलिमेंट्स हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट 4 ही बेसिक एलिमेंट आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, पहला आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट आता है एनवायरमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तीसरा आता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, और चौथा आता है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी अगर किसी भी बिजनेस की आपको बनानी है तो आपको पहले तो उसका एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, कि बिजनेस मार्केट में कैसा है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, आप करोगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करोगे, सेकंड स्टेप है। ठीक है, फिर थर्ड क्या करोगे, वो फॉर्मुलेशन वाली स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट करोगे, और चौथा स्टेप क्या है, आप वो इम्प्लीमेंट किए हुई स्ट्रैटेजी ठीक से चल रही है या नहीं, उसे इवैल्यूएट करोगे और उसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, करेक्ट वे में। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने हमारे सब लेक्चर में कवर किया है, डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक लेक्चर से मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, 5th वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन मोटिवेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन पे फोकस करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम स्कूल, सेकेंड है नियो क्लासिकल स्कूल, क्वांटिटेटिव स्कूल, कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, या क्वालिटेटिव स्कूल। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स नियो क्लासिकल स्कूल। तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन पे फोकस करता है, ये नियो क्लासिकल स्कूल मोटिवेशन थियरी पे फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ठीक है, देखिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट, इट हेल्प्स मेक्स एम्प्लॉयज बेस्ट इन इंडस्ट्री, इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्पोज देयर व्यूज ऑन देयर सबऑर्डिनेट्स, या चौथा इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक टास्क देते हो नई नई चीज़ें सीखने के लिए, और वो कॉम्पिटिटिव टास्क, वो चैलेंजिंग टास्क वो एम्प्लॉय कैसे अपने बेस्ट वे में कंप्लीट करे, और वो उनके अलग अलग पहलू को आप स्टडी करोगे, जैसे कि वो कैसे पर्सनल मास्टरी से कर रहे हैं, वो कैसे कौन से विजन फॉलो कर रहे हैं, टीम वर्क से कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम थिंकिंग कैसे कर रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने पहले आपको बोला था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4।
लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के काम करने के तरीके को इतना डिटेल वे में देखोगे ना, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट तो होने ही वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और डिजिटल गैप गिव्स राइज टू। ठीक है, तो डिजिटल गैप किस चीज़ को राइज देती है? ठीक है, सबसे पहले समझो कि डिजिटल गैप क्यों क्या बोला है। डिजिटल गैप मतलब कि जो एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ समझो या कोई भी कैटेगरी के पीपल समझो कि आधे लोग हैं डिजिटली वर्सेटाइल है, उनको पूरे एक्सेस है अलग अलग डिजिटल चीज़ों का। ठीक है, वो अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, उनको पता है कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, दे आर एक्सपर्ट एंड दे हैव ऑल डिजिटल रिसोर्सेज। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास इसका एक्सेस नहीं है, जो इनको पता नहीं है ऐसे लोगों को कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, डिजिटल गैप हुआ। ठीक है, तो जो काम ये पॉजिटिव मतलब जिनके पास रिसोर्सेज भी है और जिनको पता है कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ करना है और बिजनेस आगे बढ़ाना है उनका, और जो जिनके पास ना ये रिसोर्सेज है और अगर है फिर भी उनको पता नहीं कैसे इफेक्टिव में यूज़ करना है बिजनेस के लिए, यही चीज़ को बोलते हैं पहले तो डिजिटल गैप। ये समझिए स्टूडेंट्स। हाँ, तो डिजिटल गैप किस चीज़ को राइज देता है? अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाओ डिजिटल गैप होता क्या है। देखो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इनइक्वालिटी, हायर प्रॉफिट्स, इंप्रूव्ड ऑपरेशंस। देखिए सब ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो सब पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही नेगेटिव ऑप्शन है डिजिटल गैप। नाम से ही पता चलता है कि एक नेगेटिव चीज़ ये बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, इनइक्वालिटी। ठीक है, डिजिटल गैप किस चीज़ को राइज देता है? इनइक्वालिटी को। क्योंकि अगर समाज के दो या कोई बिजनेस के, कोई कंपनी के, मार्केट के कोई भी दो अलग अलग कंपनीज में अगर डिजिटल गैप है या कोई अलग अलग सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ में डिजिटल गैप है, तो ये एक तरीके की इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ ABFM इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी हम आपके लिए ऐसे ही आगे कुछ क्वेश्चंस के पार्ट लाएंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसका PDF हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, सो बने रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, आपके पास बहुत कम टाइम है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर करने हैं ताकि एग्ज़ाम में आप पास हो सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट्स।